नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अभी अपन कर रहे हैं PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 11 साल के बोर्ड एग्जाम 2013 से 2023 तक के। अभी तक अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के PYQs कर लिए। अगर हम वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको जाके देखिए। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही 13 से 23 तक पिछले 11 साल के हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर फिफ्थ का नाम क्या आपने पता ही है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है। तो इसका हम शुरू कर रहे हैं पहले बोर्ड एग्जाम 2023 से, फिर 23-22 ऐसे करते चलेंगे। तो आइए बोर्ड एग्जाम 2023 में इस चैप्टर से क्या पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, यानी आयरन का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो ये होता है 1043 केल्विन। आगे बात समझ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड जो याद दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, सेलेक्ट टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी अपने को क्या करना है, इनमें से ये एग्जाम्पल्स गिवन, इनमें से कोई भी अपने को मतलब दो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस सेलेक्ट करने हैं। तो देखो पैरा क्या होते हैं, जो क्या होंगे मैग्नेटिक फील्ड मतलब की ओर क्या होंगे, वीकली अट्रैक्ट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा क्या क्या गिवन, देखिए सोडियम है, बिस्मिथ है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है और लेड। तो इसका आंसर रहेगा सोडियम और क्या रह जाएगा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ से आपको बस सिलेक्ट करना है कि कौन से दो इसमें से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, मटेरियल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये थे 23 के दोनों क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2022 में आते हैं। 2022 में ये चैप्टर सिलेबस में नहीं था, इससे कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है 2022 के अंदर। आगे आते हैं 2021 के अंदर। तो 2021 में इस चैप्टर से क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग सब्सटेंस वूज क्यूरी टेम्परेचर इज हाईएस्ट, यानी इनमें से जो गिवन एग्जांपल में इनमें से किसका क्यूरी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों ये होता है आपका कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट का होता है और ये इसका आंसर होता है 1394 केल्विन होता है। या थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूँ, क्यूरी टेम्परेचर वैसे इस बार बुक में अलग से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लेकिन टाइप ऑफ सब्सटेंस गिवन है कि डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, इसी का एक पार्ट होता है, छोटा सा लो है। तो इसको मैं आपको बता भी दूंगा, हालांकि ये अलग से वैसे दिया हुआ नहीं। तो आप क्यूरी टेम्परेचर में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको लिख ही दिया यहाँ पे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थोड़ी 2 लाइन की डेफिनेशन है, अभी आपको समझा भी देगा कि होता क्या है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर। ठीक है। 2020 में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी आपको यहाँ बतानी है डायामैग्नेटिक की डेफिनेशन बतानी है। तो मैं आपको ये बोलूँगा जो भी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आप इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है और मतलब आने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, केवल डायामैग्नेटिक की डेफिनेशन बतानी है। तो क्या होते हैं ऐसे मटेरियल जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपल होते हैं, दूर भागते हैं, उनको अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर टू द वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। आगे एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जाम्पल बिस्मिथ हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वाटर हो गया आपका H2 और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशंस के साथ साथ इनके एग्जांपल्स भी याद कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड 2020 का, मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स चैप्टर 6 में गिवन है, मैंने इसको यही ले लिया है। तो आपको सिर्फ यहाँ क्या बतानी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बतानी है। तो देखो क्या है, द नंबर ऑफ, अगर कोई आपकी जो मतलब कोई आप सरफेस अज्यूम कर लीजिए जो किस में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। तो बस ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या होगी, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। ये इसकी आपको डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। यानी तो फॉर्मूले की बात करूँ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई, यानी फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ए इज द एरिया वेक्टर होता है। यानी इसको लिखे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। यूनिट की बात करें, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो वेबर होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर होती है। तो ये भी आपको इसको साथ में याद रखना
चाहिए स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कुछ एक्स्ट्रा बात मैंने यहाँ पे बता दी है डेफिनेशन के अलावा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2020 में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार, इतना क्लियर है। आगे आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 में 2020 में क्या बोला है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट्स M1 वेक्टर एंड M2 वेक्टर। यानी इन्होंने क्या बोला कि दो बार मैग्नेट है, उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या गिवन है? M1 वेक्टर एंड M2 वेक्टर। इफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा देन राइट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बात क्लियर? कि दो आपके पास क्या बोला है कि दो बार मैग्नेट है, ठीक है। आप एक बार मैग्नेट ये जूम कर लीजिए, अच्छा ये आप ऐसे बताएं कि दो बार मैग्नेट है, एक बार में आप ये जूम कर लीजिए, सॉरी वेरी सॉरी, क्या बोल रहा है कि दो बार मैग्नेट है, एक बार में आप ये जूम कर लो और एक बार मैग्नेट ये जूम कर लो, इनके बीच एंगल कितना गिवन है? थीटा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 वेक्टर आप इधर जूम कर लीजिए और M2 वेक्टर इधर जूम कर लीजिए, ऐसा ही बोल रहे हैं। अब इनके बीच एंगल थीटा थीटा है तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ से जाएगा, ये आप M मान लेंगे। तो यहाँ पर लगा दो सिंपल फॉर्मूला वेक्टर एडिशन, कि अपने जो पढ़ा था 11th क्लास में वेक्टर वाला फॉर्मूला कि दो वेक्टर है P वेक्टर एंड Q वेक्टर और इनके बीच एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या था? R इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूला यहाँ आपको राइट करना है बस। तो ये हो गया इसका आंसर, रूट स्क्वायर रूट के अंदर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे मान लो दोनों 90 डिग्री पर हो परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो उस टाइम में सिर्फ रहेगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यह आपको मैंने लिख के यहाँ दे रखा है। बात क्लियर है? चलिए आ जाते हैं 2019 के अंदर। 2020 का हो गया काम, आते हैं 2019 के अंदर। क्या बोला? डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर और डेफिनेशन बतानी है। तो क्या होता है देखिए, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा? उसका मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी कम होती जाएगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसमें कन्वर्ट हो जाए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं अपन क्यूरी टेम्परेचर। तो यहाँ ये लिखा हुआ है द टेम्परेचर अबव विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द टेम्परेचर अबव विच, जिसके ऊपर, अबव विच ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या बन जाए? आपका पैरामैग्नेटिक बन जाए, उसको अपन बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोर्ड एग्जाम 2019 का क्या बोला देखिए, द पोल, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर ले, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ इफेक्टिव लेंथ 0.1 मीटर इज 40 एम्पियर इंटू मीटर, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी क्या पूछ रहा है अपने से? मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। तो बच्चों ये वैसा ही टॉपिक है जैसा अपन ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या है फॉर्मूला याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको अपन ने P से दिखाया था। P वेक्टर क्या था? P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, जहाँ पे 2A क्या था? दोनों चार्ज के, एक चार्ज माइनस Q है, एक चार्ज प्लस Q है, इनके बीच का डिस्टेंस अपन ने कितना अज्यूम किया था? 2A अज्यूम किया था। तो यहाँ जो ये फॉर्मूला होता था, तो यहाँ भी ऐसा होता है। यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट को अपन स्मॉल m से शो करेंगे तो ये आएगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, जहाँ पे Q को बोलते हैं QM, एक तरह से मैग्नेटिक चार्ज हो गया, जिसको अपन पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। और 2L होती है इफेक्टिव लेंथ, जिसको अपन या तो आप दिखा दो LE से दिखा दो, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। तो ये QM दे दिया आपको, ये इफेक्टिव लेंथ को मैंने 2L से ना दिखा के LE से दिखा दिया है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, फाइंड आउट करना। तो फॉर्मूला हो गया QM इंटू में 2L दिखा दिया, तो मैंने इसको 2L ना लिखे सिर्फ LE लिखा है। LE इज द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, जो आपको दोनों की होना। तो इसका आंसर आएगा 40 इंटू 0.1, तो 4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक मूवमेंट की फॉर्मूला क्या होता है वैसे, मतलब यूनिट क्या होती है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। तो ये एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसके हो गया इसका आंसर। बोलो क्लियर? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आप ये फॉर्मूला काम में लेते हो QM इंटू 12, तो आप गलती करते हो। क्या गलती करते हो आप? L की वैल्यू, यानी गलती क्या करते हो? जैसे आप 40 दिया, आपने 2 कर दिया और यहाँ पे L 0.1 ले लेते हो, गलती हो जाती है आपसे। तो ये मत कीजिए। एक तरह से 2L की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 गिवन है। मैंने इसको 2L ना लेके मैंने इसको L ही लिख दिया ना। क्लियर है? सही समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये बात क्लियर हो गई होगी कि 2L लिख रहे हो तो L की जगह 0.1 मत करना, वो 2L कंप्लीट की वैल्यू 0.1 गिवन आपको है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो मेरे को वैसे लिखना नहीं चाहिए, मैंने लिख दिया है। क्या था? डिफाइन एंगल ऑफ डिप।
तो बच्चों एंगल ऑफ डिप हो गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया, ये अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट है और अर्थ मैग्नेटिज्म इस बार सिलेबस से हटा रखा है, तो आपको कंप्लीटली रिमूव करके कंप्लीटली हटा रखा है, तो ये अपने को नहीं करना। इससे सवाल बोर्ड एग्जाम इस बार आने वाले नहीं, तो मैंने ये क्वेश्चन हटा दिए। यानी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस कर रहे हैं, रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक क्यूरेट टेम्परेचर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा करा है, जो छोटी सी डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। बाकी जो सिलेबस में नहीं है वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ से हटा दिए हैं जो पहले कभी पूछे हुए थे। बात क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर। 18 में क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए छोटा सा डेरिवेशन पूछा हुआ है। क्या बोला है बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर? बोर्ड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है क्या बोला, अच्छा डेफिनेशन ऑफ क्यूरेट टेम्परेचर। डेफिनेशन ऑफ क्यूरेट टेम्परेचर जो अपन ने पहले ही कर लिया है। क्यूरेट टेम्परेचर अभी तो किया 2017 में तो किया ही है। फिर आगे क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। यानी क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब राउंड लगा चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बताना। तो बच्चों एक बात बता दूं आपको, कोई भी आपके पास सर्कुलर कॉइल है, क्या है, सर्कुलर कॉइल है, क्या है, सर्कुलर कॉइल, और अगर उसमें करंट दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIA होता है। क्या होता है? NIA, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I इज द करंट पासिंग या करंट फ्लोइंग इन द करंट, एंड A इज द एरिया ऑफ लूप या एरिया ऑफ द कॉइल रहेगा। अब यहाँ पे A की अगर टर्न रहा तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला रहने वाला है वो M इज इक्वल टू I इंटू A रहेगा। I करंट और A यहाँ पे एरिया। देखो यहाँ से यूनिट भी आ जाएगी। करंट एम्पियर होता है और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट हो गई एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी ऐसा ही रहने वाला है। अब आप सोचिए कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो एक तरह से चार्ज फ्लो हो रहा है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, हाँ या ना। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा एक तरह से। तो ये बन गया एक तरह से आपका करंट कैरिंग लूप बन गया। और करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह। यानी करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। बात क्लियर है यानी। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, I इंटू ए। तो ए तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ई हो जाए, और टी क्या होगा, एक चक्कर में मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, जो टाइम पीरियड होगा, जो क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो बस ये नीचे देख लीजिए, सारी बात मैंने बोल दी है। तो एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट चलता है। ये तो पता है ना कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट रहेगा। इसकी वेलोसिटी मैंने वी अज्यूम कर ली है, ये ई माइनस इलेक्ट्रॉन है, और इसका जो रेडियस है सर्कुलर लूप का या इसका ऑर्बिट का, जो अपन ने क्या अज्यूम कर लिया, आर अज्यूम कर लिया। अब यहाँ देखो, ये आप बोलोगे एल क्या और एम क्या है, तो एल तो क्या है, एल तो आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम। एल यहाँ पे क्या, एंगुलर, कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, कुछ एक्स्ट्रा बातें सुनिए। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि राइट हैंड का जो थंब है उसकी फिंगर्स को कर्ल करना है, सॉरी राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो थंब किसको पॉइंट करेगा, एल को। तो एल वेक्टर जा रहा है ऊपर की ओर। और अगर आपको एम वेक्टर का मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है, घुमाना है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट जा रहा है ऐसे, तो ऐसे आप जब घुमाओगे तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है नजर। तो ये बताएगा एम वेक्टर का डायरेक्शन। ये बात मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे डायग्राम में, ये बात है। अब थ्योरी कैसे लिखनी है, तो देखो लिख दिया, कंसिडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, जो बताया एंटी क्लॉकवाइज, अपन ने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया, अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद स्पीड v एंड टाइम पीरियड t। चलिए नीचे आ जाइए। तो नीचे एक बात आपको बता दूं बीच में, अगर आपकी PDF चाहिए तो आपको 11 रुपये फ़ोनपे करने पड़ेंगे इस वाले नंबर पे। ये मेरा फ़ोनपे नंबर, और आप इसको इस व्हाट्सएप पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको स्क्रीनशॉट आप भेजोगे, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन चार्ज ई, टाइम को टी अज्यूम किया, ई। अब टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन
स्पीड। तो एक कंप्लीट साइकिल में डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर इसकी क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन वी। तो वी चला गया ऊपर, तो ये आ गया आई ई वी अपॉन 2 पाई आर। एरिया ऑफ लूप, सर्कुलर लूप है, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब एम का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ए होता है। आई की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो तो EVR/2। ये जो फॉर्मूला है वो मैंने लीनियर वेलोसिटी के रूप में फॉर्म में बता रखा है। अगर आप उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में चेंज करना तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, v इज इक्वल्स टू, कहाँ गया भाई साहब, v, एक मिनट थोड़ा सा, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो यहाँ आप v इज इक्वल्स टू जब आर ओमेगा इसमें पुट करोगे v की जगह, तो आपको ये m मिलेगा ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो ये आपको इसको इसमें भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ फिर एक बात और आगे आप दे, इतना ही करना है ना, क्यों फालतू टाइम पास करे, ठीक हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 था, वो था BH कर्व था। BH कर्व भी वैसे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनता था, वो भी इस बार सिलेबस में नहीं, मैंने इसको हटा दिया। कुछ ऐसा डायग्राम बनता था, अगर आप देखोगे पुराने NCERT में तो कुछ एक ऐसा डायग्राम है। कैसा डायग्राम है, एक ऐसा डायग्राम, ये होता है BH कर्व, यहाँ पे H और यहाँ पे होता है B, जो सिलेबस में इस बार नहीं है। आगे बात समझ में। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2017 में। तो 17 में देखिए यहाँ पे डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर, जो अपन ने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। आगे बोर्ड एग्जाम 2016 की बात करते हैं। 16 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एस्टैब्लिश डिफरेंट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीटा इसको बोलते हैं, एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, ठीक है। और इसके बाद क्या बताना आपको, डिफाइन दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। थोड़ा वर्ड बड़ा खतरनाक है, बोलने में जोर आ रहा है मेरे को, तो इसको बोलने में जोर आ रहा है। आगे बात समझ में। तो आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंट रिलेशन है, ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2024 में आपसे पूछ सकता है। अभी हालांकि ब्लूप्रिंट नहीं आया है, तो मैं एक्सपीरियंस के बेस पर ये बात आपको बोल रहा। तो देखिए है ना, तो ये इंपॉर्टेंट, आप बोर्ड के लिए इसको तैयार ढंग से कर लेना। अब जब डेरिवेशन करना तो क्या करोगे आप, यानी आपको डिफरेंट रिलेशन इसमें एस्टैब्लिश करने, तो क्या करना आपको, जो होता क्या देखिए, किसी मतलब जो मटेरियल है उसको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो होता है म्यू नॉट, यानी आप ऐसे याद कीजिए इसको, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस M। मतलब इसको ऐसे याद कीजिए, बदमाशी करोगे तो हेड मास्टर आ जाएगा। बात क्लियर है। अब आप ये क्या करना है, प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करना है, तो B क्या होगा, म्यू नॉट H प्लस M। अगर आपने ये शुरू कर लिया, आगे अपने आप ही हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एक बात लिखनी है, बात क्या लिखनी है, ये लाइन, कि इफ ए लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H develops magnetization capital M and magnetic induction B, then B is equals to म्यू नॉट इंटू H प्लस M। उसके बाद क्या करना है, B को लिखना है म्यू H। क्यों लिखना है, क्योंकि जो H की जो डिफरेंस है वो होती है B बाई यू होती है। बात के लिए इसका H का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से B की जगह लिखना है म्यू इंटू H करोगे, तो म्यू इंटू H के यहाँ पे। उसके बाद कुछ नहीं है, इस H को आप बाहर कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या होगा, H आएगा बाहर, और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना एक तरह से। तो एक तरह से यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे अंदर M बाई H बन जाएगा, बस यही करना है। ये कर लिया आपने। अब देखो H से H कैंसिल आउट, अब M बाई H बच्चों होता है, ये जीटा होता है, इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो और इसका कोई डायमेंशन मतलब कोई यूनिट इसकी नहीं होती, किसकी, इसकी, जीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये आ गया। अब यहाँ से देखिए म्यू इज इक्वल टू हो गया म्यू इंटू 1, आपको डिफरेंट रिलेशन बताना तो यही करना है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। बात क्लियर। अब क्या करो, जो म्यू आर होता है ना, जैसे चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, पढ़ रखा है। वैसा ही सेम रिलेशन यहाँ होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में म्यू आर रहता है, ठीक है। म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और ये होते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं। बात क्लियर। अब यहाँ देखो म्यू नॉट कैंसिल आउट, तो यहाँ से म्यू आर क्या आ जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जिसको जीटा ही बोलते हैं। बात क्लियर है।
तो ये आ गया, यहीं तक आपको इसको करना है। अब एक बात और बता दूं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बात है, ये तो आप डेरिवेशन तो आपको हो ही गया, डेफिनेशन अभी डेफिनेशन करने वाले भी रुकिए। इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो जीटा होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके लिए नेगेटिव होती है और इस वेरी स्मॉल होती है, और जो पैरामैग्नेटिक है उनके लिए इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव और वेरी स्मॉल, और जो फेरोमैग्नेटिक है उनके लिए इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव और वेरी हाई होती है। बात क्लियर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो सुपर कंडक्टर्स है, सुपर कंडक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू होती है -1 होती है। क्या होती है? -1। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें आपसे ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। अब आगे बात करते हैं इसका जो डेफिनेशन है, कि देखो डेरिवेशन क्या था, कि 2 नंबर का डेरिवेशन था। देखो यहाँ ये नंबर लिखा होता है कितने मार्क्स का था, तो 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 मार्क्स की डेफिनेशन थी। तो डेफिनेशन में तो क्या फॉर्मूला आपने देख ही लिया भाई, जी जो जीटा आ रहा है इसको तो डिफाइन करना है। अब ये होता है क्या, m/h होता है, फॉर्मूला आपको याद है, इसको डिफाइन कर दो, वर्ड्स में बोल दीजिए क्या होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M टू दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H। बस ये होगी इसकी डेफिनेशन बतानी थी, M/H को डिफाइन कर देना है फॉर्मूले को। क्लियर? तो ये हो गया आपका बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट ए परमानेंट मैग्नेट। यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेट की क्या विशेषताएं, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब ये वाला जो टॉपिक है वो अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि जो भी कि कोरेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, BH वक्र का एरिया हाई होना चाहिए, तो वो कुछ बातें होती थी वो यहाँ हटा दिए, तो आपको ये इसमें पर ज़्यादा लोड आपको नहीं लेना है। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं फिर बोर्ड एग्जाम 2015 की बात करते हैं। 2015 में क्वेश्चन था डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, जो मैंने पहले बता दिया कि अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट है, जो सिलेबस में अभी नहीं है। और इस पर एक न्यूमेरिकल भी था उस टाइम, वो भी यहाँ पे, अच्छा न्यूमेरिकल नहीं बोला क्या, एक न्यूमेरिकल भी था वो शायद दिया हुआ, मैंने लिखा नहीं कि सिलेबस में नहीं है, चलिए छोड़िए उसको। अगला क्वेश्चन आते हैं अपन 2014 के अंदर। 2014 में क्या पूछ रहा है, वोट आर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पहले ही पूछा, 2020 में भी पूछा ना, देख लेना आपने, 2020 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? तो क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन पूछ रहा है और गिव वन एग्जाम्पल। तो ये बात मैंने वो पहले ही बोली है कि आप डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशंस के साथ साथ इनके एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए। बोलो क्लियर है? तो ये अपन ने क्वेश्चन कर लिया सी बोर्ड एग्जाम 2020 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो 15 का 15 का नहीं 14 का ना, 14 तो सॉरी 15 का क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स वुड हैव एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल वैसे होते नहीं, अगर होते उसकी बात कर रहा है, ठीक है। हाउ वुड दी गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। यानी बात कर रहा है कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल होते तो जो गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म वो कैसा दिखता है, उसका फॉर्म क्या होता है, या उसका मॉडिफिकेशन अपन क्या करते हैं वो आपको बताना है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है क्या, तो ये होता है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है किसी सरफेस के अलोंग। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी 0 होता है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अगर बात क्लियर है, ये तो होता है गोस लॉ, जहाँ लिखा हुआ भी देखो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोल रहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी 0 या इज 0। बात क्लियर, दैट इज ये लिखा हुआ फॉर्मूला। अब आगे बात करते हैं, जैसा अपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा है गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है, क्या होता है कि क्लोज इंटीग्रल एनी सरफेस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दोबारा लिखता हूँ एक बार, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल s, ये गहरा किसको बताता है, क्लोज इंटीग्रल को बताता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मैं जनरली मैं ऐसा लिखता हूँ, इसको समीशन q इन करता हूँ। भाई चार्ज क्या होता है, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर का, इनसाइड का। तो क्या करना अगर ऐसा होता, तो यहाँ देखो क्या होगा, सेम फॉर्मूला बनता है क्लोज इंटीग्रल s बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर
क्यू को आप बोल दीजिए क्यू एम बोल दो। क्यू एम यानी एक तरह से मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, इसको पॉलिश टेन भी बोलते हैं। और 1/एप्सिलॉन को लिखा जाता है म्यू नॉट लिखा जाता है। तो म्यू नॉट को मैं लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, म्यू नॉट को मैं आगे लिख रहा हूँ म्यू नॉट। बात क्लियर है। तो बस ये फॉर्म हो जाता है इसका, और कुछ नहीं होता, बस यही बनता। तो ये लिखना था आंसर। तो इन्होंने बोला, दो में लिख भी दिया, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट देन दी राइट हैंड साइड, इधर ये राइट हैंड साइड ऑफ गोस लॉ वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम एनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। तो ये ऐसा दिखता। तो ये आपको लिख के आना था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप इंपॉर्टेंस को समझ के चलना, आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। बोलो क्लियर है, हो गया। आज आगे आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 में। 13 में दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन एंगल ऑफ डिप, जो सिलेबस में नहीं है। बात क्लियर है। तो ये थे आपके पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन सैंपल 2023 के और लिख के दे दिया आपको। क्या बोला, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। तो अभी देखा अपन ने, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, 1 + जीटा होता है। तो जीटा क्या हो जाएगा, म्यू आर -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे सेकंड ये पूछ रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी एच की यूनिट तो ये क्या होती है, एम्पियर पर मीटर होती है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने आपको लिख के दे दिया ऑब्जेक्टिव के बोर्ड। ये भी सैंपल पर 2023 के क्वेश्चन थे। 24 का भी सैंपल पेपर आया नहीं, आज जैसे आएगा मैं उसका सोल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बाद में पूरे पीवाई क्विज करने के बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी दे दूंगा एक साथ, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। आगे चैप्टर नंबर 6 करेंगे, उसके बाद 7। अभी चल रहा है नवंबर, आज है 16 नवंबर वैसे तो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपका दिसंबर तक, 15-20 दिसंबर तक आपके पूरे पीवाई क्विज में अपलोड कर दूँ, कोशिश रहेगी। मेरा थोड़ा टाइम का इशू वैसे रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 5। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके, सबके पास अच्छा कंटेंट पहुंच पाए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।